हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 5वीं क्लास रहेगी। इससे पहले आपकी 4 क्लासेस ऑलरेडी करा दी गई हैं और कुछ क्लासेस 2023 सेशन में भी कराई गई हैं, तो उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS की हर एक क्लास और हर एक सही अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म अभी तक आपके नहीं आए हैं और फॉर्म में जितना डिले होता है उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा, तैयारी का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्म आने के बाद फॉर्म से लेकर एग्ज़ाम के बीच में जो समय होता है वो बहुत कम होता है। तो जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए और बेहतर बना लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके और आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। तो ठीक है, इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, केमिकल किस अवस्था में मापने चाहिए, यानी इन विच स्टेट शुड द केमिकल बी मेजर्ड। ऑप्शन है आपके इन हॉट स्टेट यानी गर्म अवस्था में, इन कोल्ड स्टेट ठंडी अवस्था में, इन सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में, या फिर ऑल ऑफ दीज, मतलब किसी भी अवस्था में आप केमिकल्स को मेजर कर सकते हैं। तो केमिकल को जो मापने की सही अवस्था होती है वो आपकी होती है ठंडी अवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी पार्लर सैलून में हाथ धोने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग अधिक किया जाता है। व्हाट इज जनरली यूज्ड फॉर वॉशिंग हैंड इन ब्यूटी पार्लर और सैलून, या फिर सैलून में। तो ऑप्शन है आपके साबुन का, क्रीम का, केमिकल का, या फिर इन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है। तो ब्यूटी पार्लर में जब भी आपकी फेस पे, आपकी बॉडी पे कोई ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद हर ट्रीटमेंट के बाद जो ब्यूटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करते हैं। किसकी सहायता से क्लीन करते हैं, या तो हैंड वॉश की मदद से या फिर साबुन की मदद से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सोप यानी साबुन का। हैंड वॉश इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो साबुन ऑप्शन में दिया गया है, तो साबुन का यूज किया जाता है हाथ को धोने के लिए सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटाणु हनन की प्रक्रिया के लिए तापमान को सदैव डैश रखना चाहिए। फॉर द डिसइंफेक्शन प्रोसेस द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी केप्ट। ऑप्शन से आपके हाई यानी उच्च रखना चाहिए टेम्परेचर को, लो निम्न रखना चाहिए, फिक्स्ड नियत रखना चाहिए, नियत तापमान पे रहना चाहिए, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री तापमान पर रहना चाहिए। तो कीटाणु हनन जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता है उसमें तापमान को सदैव किस स्थिति में रखना चाहिए, हमेशा निम्न स्थिति में। ठीक है, डिसइंफेक्शन प्रोसेस टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी केप्ट, इसमें लो टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपर लिप्स में आप होठ के किस भाग को पहचानते हैं, यानी विच पार्ट ऑफ द लिप्स डू यू आइडेंटिफाई इन अपर लिप्स। अपर लिप्स आप जब कराने जाते हैं तो किस पार्ट का होता है। ऑप्शन से आपके लिप्स के ऊपरी पार्ट का, या फिर लिप्स के निचले भाग का, या फिर इनर पार्ट यानी लिप्स के अंदर के भाग का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपर लिप्स का मतलब क्या होता है, होठों के ऊपर का एरिया जो होता है ऊपर के भाग पर, यानी अपर पार्ट, ऊपरी भाग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैक्सिंग लगाने के पश्चात वैक्सिंग स्ट्रिप को किस दिशा में खींचना चाहिए। इन विच डायरेक्शन शुड बी द वैक्सिंग स्ट्रिप बी पुल्ड आफ्टर अप्लाइंग वैक्सिंग, यानी जब आप वैक्स कराने जाते हैं, वैक्स लगाने के बाद स्ट्रिप को किस डायरेक्शन में खींचना चाहिए। तो ऑप्शन से आपके बालों के उगने की दिशा में, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ,
या फिर बालों के उगने के विपरीत दिशा में अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ, या फिर किसी भी दिशा में इन एनी डायरेक्शन, या फिर खींचना आवश्यक नहीं है, इज इट नॉट नेसेसरी टू पुल एनी डायरेक्शन। तो वैक्सिंग स्ट्रिप को किस डायरेक्शन में खींचना चाहिए? वैक्सिंग स्ट्रिप को हमेशा बालों के उगने के विपरीत दिशा में खींचना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले जो 4 क्लासेस कराई गई हैं उन्हीं में से किसी क्लास में एक क्वेश्चन आपका था कि वैक्स को किस डायरेक्शन में अप्लाई करना चाहिए। तो वहाँ पे वैक्स की जब बात रहेगी कि वैक्स को किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए वैक्सिंग करवाने के दौरान, तो हमेशा बालों की ग्रोथ की दिशा में, यानी जिस साइड में बाल उगते हैं उस दिशा में हमेशा वैक्स लगाना चाहिए। और जब स्ट्रिप की बात करेगी वैक्स स्ट्रिप की, तो वैक्स स्ट्रिप को हमेशा किस तरफ से खींचते हैं? बालों के उगने के विपरीत दिशा में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैच टेस्टिंग के लिए कौन सी जगह सही है? विच इज़ द राइट प्लेस फॉर पैच टेस्टिंग? ऑप्शन से आपके बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे, चीक्स, गाल पर, फोरहेड, माथे पर, या फिर हैंड, हाथ पर। तो जो पैच टेस्टिंग होता है वो हमेशा कहाँ पर चेक किया जाता है? कान के पीछे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब ये पैच टेस्टिंग क्या होता है? जब भी आप फेशियल या ब्लीच करवाने जाते हैं तो उस दौरान आपकी स्किन किस टाइप की है उसको चेक करने के लिए पैच टेस्टिंग किया जाता है। यानी आपके चेहरे पर अप्लाई करने से पहले ब्लीच या फिर आप जो भी फेशियल यूज कर रहे हैं उसको पहले आप डायरेक्ट आपके चेहरे पर यूज करने से पहले थोड़ी सी उसकी टेस्टिंग की जाती है कि क्या आपकी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है, क्या आपके स्किन के लिए ये फेशियल या ये ब्लीच सही रहेगा या नहीं, या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं होता है, या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट तो इसका नहीं रहेगा। इसके लिए पैच टेस्टिंग किया जाता है। तो पैच टेस्टिंग हमेशा कान के पीछे किया जाता है, क्योंकि ये जो आपके गालों का हिस्सा है और कान के पीछे का हिस्सा है, स्किन लगभग सेम होती है। तो कान के पीछे थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है और वहाँ लगा के 5 मिनट तक के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसको हटा दिया जाता है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होना रहेगा तो हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो यानी आपकी स्किन ब्लीचिंग के लिए सही रहेगी और आपको उसके बाद ब्लीच किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। पैच टेस्टिंग हमेशा कान के पीछे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लीचिंग से पहले कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? विच टेस्ट मस्ट बी डन बिफोर ब्लीचिंग? ऑप्शन है आपके एलर्जी टेस्ट, थायराइड टेस्ट, शुगर टेस्ट, या फिर स्टेन टेस्ट। तो ब्लीचिंग से पहले कौन सा टेस्ट हमेशा करवाना चाहिए? एलर्जी टेस्ट। ठीक है, और एलर्जी टेस्ट ही मतलब एलर्जी को ही चेक करने के लिए क्या किया जा रहा है? पैच टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ब्लीच करने से पहले एलर्जी टेस्ट करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ मेन पर्पज ऑफ ब्लीचिंग? ऑप्शन है आपके ऊपरी होंठ के बाल हटाना यानी अपर लिप ऑफ हेयर रिमूवल, भौहों का आकार देना, शेपिंग आईब्रोज, या फिर त्वचा और बालों का रंग हल्का करना, लाइटनिंग स्किन एंड हेयर कलर, अनावश्यक बाल हटाना, रिमूविंग अननेसेसरी हेयर। तो ब्लीचिंग का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है? लाइटनिंग हेयर स्किन एंड हेयर कलर यानी त्वचा और बालों का रंग हल्का करना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ब्लीचिंग से क्या होता है? आपके चेहरे के बालों को नहीं हटाता है, जो चेहरे पे जो भी रोए हैं वो वैसे ही एज इट इज़ रहते हैं, बस जो उसका कलर होता है वो थोड़ा भूरा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। जो जैसे कुछ फेशियल हेयर क्या होते हैं? डार्क होते हैं। तो ब्लीच से क्या होते हैं? वो हेयर का कलर आपका एकदम हल्का हो जाता है, जिससे आपका चेहरा साफ साफ दिखाई देता है, थोड़ा सा ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। तो ब्लीच का मेन पर्पज ये होता है, त्वचा और बालों का रंग को हल्का कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज़ ओरिजिन ऑफ थ्रेडिंग? थ्रेडिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? थ्रेडिंग की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ऑप्शन है आपके चीन से, भारत से, रूस से, या फिर फ्रांस से।
तो थ्रेडिंग की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? चीन से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको ये क्वेश्चन याद करना होगा कि थ्रेडिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो थ्रेडिंग की उत्पत्ति चीन देश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौहें जल्दी बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? व्हाट इज़ द फास्ट मेथड यूज टू मेक आईब्रोज क्विकली? ऑप्शन है आपके थ्रेडिंग, ट्विजिंग, प्लकिंग या फिर ब्लीचिंग। तो भौहों को जल्दी बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? थ्रेडिंग विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अभी वैक्सिंग प्रोसेस भी आ गया है, थ्रेडिंग बनाने के लिए वैक्स का भी यूज किया जाता है, बट इस क्वेश्चन में वैक्स ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर सबसे तेज विधि कौन सी हो जाएगी? थ्रेडिंग विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेडिंग करते समय धागे को किस दिशा में घुमाना चाहिए? यानी इन विच डायरेक्शन थ्रेड शुड बी मूव्ड वाइल थ्रेडिंग? ऑप्शन से आपके किसी भी दिशा में घुमाना चाहिए, या फिर बालों के बढ़ने की दिशा में, या फिर ग्राहक की सुविधा अनुसार, या फिर बालों के बढ़ने की विपरीत दिशा में। तो थ्रेडिंग करते समय बालों को हमेशा धागे को हमेशा किस दिशा में घुमाना चाहिए? बालों के बढ़ने के विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भौहों को आकार देने के कितने प्रकार हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आईब्रोज शेपिंग? ऑप्शन से आपके 4 टाइप हैं, 4 टाइप हैं, 6 टाइप हैं, 8 टाइप है, या फिर 10 टाइप है, 10 टाइप है। तो भौहों को आकार देने के कितने प्रकार होते हैं? भौहों को आकार देने के यहाँ पर 8 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। तो यहाँ पर जो आईब्रो शेप्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? राउंडेड आईब्रोज, स्ट्रेट आईब्रोज, आर्च्ड आईब्रोज, एस शेप्ड आईब्रोज, बुशी आईब्रोज, 90s आईब्रोज, ब्लीच्ड आईब्रोज और रियनस्टोन आईब्रोज। ठीक है, तो इतने टाइप टोटल आपके आईब्रोज के होते हैं। इसको आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, इन टाइप्स को लिख सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाती है क्लास वाली। तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पर ये शेप भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये सॉफ्ट आईब्रोज हैं। इसको इस टाइप के आईब्रोज को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट आईब्रोज। इस टाइप के आईब्रोज को स्ट्रेट। ये आपके हार्ड एंगल्ड आईब्रोज हैं, यहाँ पर पॉइंटेड आपको शो हो रहा होगा। और ये राउंडेड आईब्रोज हैं, और इसी को बोलते हैं एस शेप्ड आईब्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेडिंग के बाद क्या लगाया जाता है? यानी व्हाट इज अप्लाइड आफ्टर थ्रेडिंग? ऑप्शन है आपके तेल, क्रीम, पानी या फिर एस्ट्रीजेंट। तो थ्रेडिंग के बाद यहाँ पर क्या अप्लाई किया जाता है? एस्ट्रीजेंट का यूज किया जाता है, या फिर क्रीम का भी, कभी कभी कोल्ड क्रीम का भी यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अगर एस्ट्रीजेंट है तो हम एस्ट्रीजेंट यहाँ पर ऑप्शन टिक करेंगे। एस्ट्रीजेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेडिंग की तुलना में किसमें ज़्यादा समय लगता है? विच टेक्स एक्स्ट्रा टाइम कंपेयर टू थ्रेडिंग? ऑप्शन है आपके ट्वीजिंग, ब्लीचिंग, वैक्सिंग या फिर सेविंग। तो थ्रेडिंग की तुलना में किसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है? ट्वीजिंग में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ट्वीजिंग में एक एक बाल को प्लिक किया जाता है, एक एक बाल को निकाला जाता है, तो उसमें अधिक समय लगता है। और वैक्सिंग में थ्रेडिंग से भी कम समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नाखून किससे बने होते हैं? ह्यूमन नेल्स आर मेड ऑफ। किससे बने होते हैं नाखून? ऑप्शन है आपके केराटिन, मेलानिन, कैल्शियम या फिर वसा यानी फैट। तो जो नेल्स होते हैं, ह्यूमन नेल्स होते हैं, वो किससे बने होते हैं? केराटिन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस बीमारी में नाखून की प्लेट नाखून के बिस्तर से अलग हो जाती है? इन विच डिजीज द नेल्स प्लेट सेपरेट्स फ्रॉम नेल बेड? ऑप्शन है आपके ऑनिकोलोसिस, या फिर ऑनिकोमाइकोसिस, या फिर ऑनिकोक्रिप्टोसिस, या फिर पैरानीचिया। तो वो बीमारी जिसमें नाखून की प्लेट नाखून के बिस्तर से यानी नाखून जो है हमारा अलग हो जाता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? ऑनिकोलिसिस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑनिकोलिसिस एक तरह की बीमारी है जिसमें नाखून जो होते हैं वो आपके अलग हो जाते हैं नेल बेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडिक्योर और मैनिक्योर सॉल्यूशन तैयार करते समय किस घटक को न्यूनतम मात्रा में मिलाया जाता है? विच इंग्रेडिएंट इज मिक्स्ड मिनिमम क्वांटिटी ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ पेडिक्योर एंड मैनिक्योर सॉल्यूशन? ऑप्शन है आपके पेरोक्साइड, अमोनिया, शैम्पू, या फिर डेटॉल। तो पेडिक्योर और मैनिक्योर सॉल्यूशन तैयार करते समय किस घटक को न्यूनतम मात्रा में मिलाया जाता है? अमोनिया को मिलाया जाता है कम मात्रा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून की जड़ें किससे बनी होती है? नेल रूट्स आर मेड ऑफ किससे बनी होती हैं? ऑप्शन है आपकी क्यूटिकल से, ऊतक से, मैट्रिक्स से, या फिर लूनला से। तो किससे बनी होती है? टिश्यूज से बनी होती है नेल रूट्स। ठीक है, नेल रूट्स किससे बनी होती है? टिश्यूज से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को नेल पॉलिश कितने कोट लगाने चाहिए? जनरली हाउ मैनी कोट ऑफ नेल पॉलिश शुड अप्लाई अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट? कितने कोट लगाने से नेल पॉलिश आपकी अत्यधिक सुंदर दिखने लगती है? ऑप्शन से आपके 1, 2, या फिर 3 कोट, या फिर 4 कोट। तो कितने कोट लगाते हैं? जनरली 2 कोट लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 कोट लगाने से नेल पॉलिश ज़्यादा अच्छी तरह से आपके नाखूनों पे दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनिक्योर और पेडिक्योर प्रक्रिया में सबसे पहले क्या हटाया जाना चाहिए? व्हाट शुड बी रिमूव्ड फर्स्ट इन मैनिक्योर एंड पेडिक्योर प्रोसेस? ऑप्शन से आपके मेकअप को, नेल पॉलिश को, क्यूटिकल को, या फिर नाखूनों को आकार देना। तो मैनिक्योर और पेडिक्योर करते समय सबसे पहले क्या हटाया जाता है? नेल पॉलिश हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले नेल पॉलिश हटाकर नेल को साफ किया जाता है मैनिक्योर या पेडिक्योर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? विच प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द हैंड्स? ऑप्शन है आपके पेडिक्योर, मालिश, मैनिक्योर, या फिर स्क्रबिंग। तो हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? मैनिक्योर किया जाता है। ठीक है, मैनिक्योर हाथों के लिए किया जाता है, और पैरों के लिए क्या किया जाता है? पेडिक्योर शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडिक्योर प्रक्रिया से शरीर का कौन सा अंग सुंदर और मुलायम बनता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मेड ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट बाय द पेडिक्योर प्रोसेस? ऑप्शन से आपके हाथ, पैर, चेहरा, बाल। तो अभी मैंने बताया पेडिक्योर किसके लिए होता है? पैरों के लिए होता है। तो पेडिक्योर से कौन से भाग आपके अच्छे दिखेंगे, सुंदर बन जाएंगे? हमेशा पैर, फीट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मेटिक निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच टूल यूज टू टेक आउट कॉस्मेटिक निकालने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है? ऑप्शन है फाइलर, ब्रश, कटर, या फिर स्पैचुला। तो स्पैचुला का यूज किया जाता है किसी भी प्रकार की क्रीम या फिर कोई सॉल्यूशन है कुछ भी निकालने के लिए स्पैचुला का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैर की मृत त्वचा को हटाने के लिए सबसे पहले किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी विच टूल इज यूज टू रिमूव डेड स्किन ऑफ फुट फर्स्ट? ऑप्शन से आपके खुरचनी यानी स्क्रैपर, प्यूमिस स्टोन यानी प्यूमिस स्टोन, ब्रश,
या फिर कठोर पत्थर यानी हार्ड स्टोन। तो पैरों की मृत त्वचा को हटाने के लिए जो आपकी एड़ियों पे डेड सेल्स होते हैं, जैसे एड़ियाँ फटी हुई कहते हैं, मोटी पपड़ी होती है, उसको हटाने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर स्क्रैपर का यूज किया जाता है डेड सेल्स को हटाने के लिए। आइए पेडिक्योर और मैनिक्योर के जो टूल्स हैं उसको देख लेते हैं, क्या क्या टूल यूज किया जाता है मैनिक्योर और पेडिक्योर में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फुट फाइल देखेंगे। फुट फाइल होता है पेडिक्योर या मैनिक्योर बॉक्स में, और यहाँ पर साइडेड फुट फाइल भी होता है, नेल फाइल होता है, स्क्रैपर से ये देखिए आप, स्क्रैपर इस तरह से जैसे सेविंग मशीन होती है उस तरह से कुछ स्क्रैपर होता है। यहाँ पर ब्लेड आपकी लगी हुई होती है। इससे क्या किया जाता है, एड़ियों पर जो मोटे सेल्स उसको हटाया जाता है। फिर यहाँ पर दूसरा क्या है, यहाँ पर नेल फाइल है, नेल क्लिपर है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूटिकल पुशर है, नेल पिक है, नेल फाइल है, और यहाँ पर डेड स्किन फोर्सेप्स है। ठीक है, तो इतने टूल्स यूज किए जाते हैं पेडिक्योर या मैनिक्योर बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नाखून का कौन सा आकार सबसे अच्छा है, यानी विच शेप ऑफ द नेल्स आर बेस्ट। ऑप्शन है आपके चौकोर आकार, स्क्वायर शेप, अंडाकार आकार, ओवल शेप, गोल आकार, राउंड शेप, या फिर धनुषाकार आकार यानी आर्च्ड शेप। तो नाखून का कौन सा आकार सबसे अच्छा माना जाता है नाखूनों के लिए? अंडाकार, ओवल शेप। ठीक है, ओवल शेप जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। आइए देख लेते हैं नेल के कौन कौन से शेप होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं नेल के। तो ये इतने टाइप आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका कौन कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप होता है, स्क्वायर ओवल शेप होता है, ओवल शेप है, ये राउंडेड शेप है, आलमंड शेप है, फिर यहाँ पर माउंटेन पीक है, स्टेलिटो है, बैलरिनो है, और फिर यहाँ पर एज शेप है, लिपस्टिक शेप है, फ्लेयर शेप है, और यहाँ पर एरो हेड शेप है। ठीक है, तो इतने टाइप के आपके नाखून होते हैं, जिनमें से सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? ओवल शेप, अंडाकार शेप। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।